के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, IR, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज आप टॉपिक जो सिलेबस में है उस घर से भरी यात्रा में कंधे से कंधा मिला करके यहाँ तक पहुँचाया और आज इस स्थिति में हूँ। मैं अमित सर का, आदरणीय अमित सर का मैं बिल्कुल पूरी तरीके से तहे दिल से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आगे इंटरव्यू में लाभकारी होता है। अगर मुझसे कहें क्या इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है तो मैं कहूँगा बेसिक के लिए NCERT 6 to 12 अगर ढंग से पूर्ण मनोयोग के साथ अच्छे ढंग से UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, PCS 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने संदीप कुमार तिवारी सर बैठे हैं जिनका UPPCS में 10वीं रैंक पे SDM के पद पे चयन हुआ। सर, सबसे पहले तो UPPSC डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आभार आपका। सर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है सर? मेरी शैक्षिक जो पृष्ठभूमि रही है वो 12th तक हिंदी माध्यम रही है, जिसमें AP इंटर कॉलेज मनकापुर गोंडा से मैंने 10th किया है और तत्पश्चात 12th में अपने पड़ोसी गृह जनपद अयोध्या से शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से गणित संकाय से मैंने पास किया है 12th। उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग की तैयारी किया। बाद में मैंने IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech किया हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। अच्छा सर, सिविल सर्विस की तैयारी में आपने जाने के लिए कब सोचा कि आप बचपन से ही ड्रीम था, किसी लोगों को देख के मोटिवेट हुए, कैसे आप सोचे सिविल सर्विसेज में? बचपन से थोड़ा मेरे मन में बीजारोपण तो बचपन से ही था। अंतिम रूप से मेरा जो रुझान बदला वो सिविल इसमें जो मेरा इंजीनियरिंग के बाद में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, जॉब में कुछ कठिनाइयाँ और मेरी रुचि के विपरीत कार्य होने के कारण वहाँ से मेरा जो है रुझान इसके सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ा और उसके पश्चात मैं तैयारी की फील्ड में आया 2017 के आसपास। 17 से मेरी ये जो तैयारी की जो जर्नी रही, यात्रा रही, वहाँ से प्रारंभ हुई। सर, इसके पहले भी कहीं आप चयनित थे? जी, 2021 में जो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया है पिछले वर्ष 2022 में अक्टूबर में, उसमें मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सहकारिता के पद पर। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कौन कौन सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा अपनी तैयारी के दौरान में? तैयारी के दौरान एक शैक्षिक कठिनाई होती है और एक आर्थिक कठिनाई होती है। कठिनाइयों को कई रूपों में हम बांट कर देखा जा सकता है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपकी शैक्षिक कठिनाई। इसमें तैयारी के फील्ड में जब आप आते हैं तो उसमें तैयारी से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित अनेक चुनौतियाँ होती हैं। पुस्तकों का चयन, किस पृष्ठभूमि आपकी कौन सा बैकग्राउंड, माध्यम एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। उसके बाद में आप टाइम ड्यूरेशन, वो भी एक कितने टाइम ड्यूरेशन में पूरी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारी, तो बहुत सारी चुनौतियों का इस शैक्षिक में अगर बिंदु के तरफ ध्यान देते हुए अगर देखा जाए तो इसमें हुई। बाकी आर्थिक और अन्य कठिनाइयाँ जो है वो भी साधन के स्तर पर रहीं। वो बहुत ज़्यादा जो सामान्य अभ्यर्थी को होती है वही समस्याएं, कठिनाइयाँ मुझे भी झेलनी पड़ी। सर, आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा रहा? ऑप्शनल मेरा दर्शन शास्त्र रहा है, वैकल्पिक विषय, और माध्यम मेरा हिंदी रहा है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि UPPCS में आप चयन हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा आपके जीवन में? मेरे इस चयन में सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं अपने माता पिता और परिवार का ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे इस संघर्ष भरी यात्रा में कंधे से कंधा मिला करके यहाँ तक पहुँचाया और आज इस स्थिति में हूँ। मैं अमित सर का, आदरणीय अमित सर का मैं बिल्कुल पूरी तरीके से तहे दिल से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें तैयारी के दौरान ना सिर्फ हमें मेंस और इंटरव्यू के परीक्षा के दौरान इसमें मेरी मदद की, दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट में, एथिक्स में और क्या नाम है इसमें एसे में, बल्कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे मार्गदर्शन जो दिया वो मेरे लिए मूल्यवर्धक साबित हुआ। जी। अच्छा सर, कहीं आपने कोचिंग करी? जी, GS के लिए मैंने कहीं किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के लिए मैंने अमित सर का मार्गदर्शन लिया। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं पढ़ाई में, वो तो सभी टॉपर्स बताते हैं, हम टॉपर्स के इंटरव्यू लेते रहते हैं सर, और जैसा आपसे जानना चाहेंगे सर, प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टैंडर्ड बुक है इनसे हट के कुछ आपकी जो रणनीति सर प्रारंभिक परीक्षा छात्रों के लिए बताएं सर। स्टैंडर्ड बुक तो आवश्यक होती ही है, इसके साथ साथ अगर बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी है, चाहे वो स्टेट PCS हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी बेसिक क्लियरिटी। अगर बेसिक्स पक्ष आपका मजबूत है तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से उसका एनरिचमेंट हो जाता है और फिर वो अच्छा मेंस के लिए और आगे इंटरव्यू में लाभकारी होता है। अगर मुझसे कहें क्या इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है तो मैं कहूँगा बेसिक के लिए NCERT 6 to 12 अगर ढंग से पूर्ण मनोयोग के साथ अच्छे ढंग से आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है, उदाहरणात्मक जो चीज़ें हैं वो एकदम मजबूत हो जाएंगी और फिर वहाँ से आप किसी कोचिंग मटेरियल का या फिर स्टैंडर्ड बुक का अगर सहारा लेंगे तो
आप एनरिच करेगा और एक तरीके से आपका आत्मविश्वास और प्रबल करेगा, मजबूत करेगा और पीटी में जो है जो सफल होने की संभावना और बढ़ जाएंगी जी। सर करंट के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर करते हैं? करंट के लिए अगर मैगजीन की बात करें तो बहुत सारी मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा जो मैं पढ़ता था वो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की मैगजीन में फॉलो करता था। व्यक्तिगत मेरी ये रुचि है और उस व्यक्तिगत कारणों से मैंने, क्योंकि इसमें कंटेंट की जो गुणवत्ता है वो ठीक रहती है, मेंस पीटी इंटरव्यू का तीनों का मतलब जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो ठीक है, तो ये मैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। अच्छा सर, सीसेट एक अहम रोल अदा करता है यूपीपीसीएस में जो है सिविल सर्विस में, तो इसको आपने कैसे टैकल किया? हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि सीसेट में अधिकांश जो हमारे जो अभ्यर्थी होते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और कई अभ्यर्थी तो ऐसा होते हैं सीधे एग्जाम में चले जाते हैं और सीसेट का जो टेस्ट पेपर है वो भी सॉल्व नहीं करते हैं। मैं ये कहूँगा इसमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। स्टेट पीसीएस पेपर बहुत हल्का है, सामान्य है, 10th लेवल और 9th और 10th लेवल की मैथमेटिक्स सिंपल सी होती है, सिंपल सा रीजनिंग होता है, और जो आपकी बोधगम्य जो इंटरपर्सनल स्किल होते हैं उसके क्वेश्चन बहुत ही सामान्य होते हैं। लेकिन होता क्या है, गलतियां कहाँ होती है कि हम अभ्यर्थीगण ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसको प्रैक्टिस करें, सामान्य समझ बनाएं कि इसमें क्या नाम है, अगर ये क्वालिफाइंग है 33 इसमें क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने होंगे, तो हमें क्या करने हैं, एग्जाम से पहले उसके 8-10 क्या करें, टेस्ट सीरीज को ला करके किसी मार्केट से कहीं से भी उसको सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कम से कम उसको पूर्ण मनोयोग के साथ उसको पूरा उसको सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इसमें बहुत कठिन नहीं रहेगा। जी सर, जानना चाहेंगे सर हिंदी और एसए मेंस में सर कैसे आपने इसको किया सर? हिंदी सब्जेक्ट में आप जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उसको ध्यान में देखें, उनका पैटर्न ठीक ठाक रहता है, मतलब वही लगभग रिपीटेटिव रहता है, बस थोड़ा चेंजिंग। तो इसके लिए आप क्या काम करें हिंदी के लिए कि आप हिंदी में जो मेन जैसे विलोम शब्द हो गया, व्याकरण के जो कुछ मूलभूत प्रश्न हैं उसमें तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप अगर कहेंगे रटने की के स्तर पर तो वो भी कर सकते हैं, करते हुए ध्यान देंगे। और जो 60 नंबर का जो बेसिक सब्जेक्टिव होता है वो प्रश्न पत्र से ही ढूंढ करके उसमें से ही लिखना रहता है। सावधानीपूर्वक इसका अगर ध्यान देंगे तो ये हिंदी का हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपका जो निबंध का है, निबंध में आप जितना डाइवर्स, अगर हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो खासतौर पर आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। आप भाषा को आप सुबोध बनाइए, सरल बनाइए, बोधगम्य बनाइए, एकदम प्रांजल लिखिए, तारतम्यता उसकी बनी रहे, एक आपका विचार की प्रवाहमयता बनी रहे, विचारों का विखंडन ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। निबंध को अगर 700 शब्दों में लिखना है तो 700 शब्दों में आप पिरो करके उसको एक मार्मिक ढंग से चित्रण जो हो उसकी जो क्या रूपरेखा हो जो निबंध की, उसकी शैली जो है विधिवत और बेहतर हो, प्रवाहमय हो, उसमें अट्रैक्शन हो, मतलब पढ़ने का मन करे, रुचिकर हो, विषय संगत हो, विषय में आपकी गहराई, गूढ़ता, इसका जो है आपको जो पढ़ने वाला है, पाठक है, उसको समझ में आए, और विषय की जो आपकी गंभीर समझ है वो भी उसमें झलके, तथ्यात्मकता भी रहे, आप उसमें जो उसका आयाम है बहुआयामी होना चाहिए, अधिकतम पॉइंट को उसमें समावेश होना चाहिए, उसमें समाधान भी होने चाहिए। इन अनेक बिंदुओं का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो निबंध बहुत बेहतर, इस निबंध में बेहतर अंक आने की संभावनाएं बन जाती हैं। सर कोटेशन के लिए आपने कहाँ से? जी मैं इसमें भूल रहा था। कोटेशन का आप जहाँ पर यथा जरूरत, जहाँ पर जरूरत हो उस कोटेशन का खूब उपयोग करें। मतलब अगर आप आवश्यकता अपने आप मालूम पड़ जाती है तो बीच बीच में आप कोटेशन को ध्यान में रखते हुए, आप कोटेशन हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, साहित्य से जुड़ा हुआ हो, दर्शन से जुड़ा हुआ हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, विभिन्न उच्च कवियों का रहा हो। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा आप रुचि के अनुसार या कहीं से संकलन इकट्ठे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आप रुचि बनाइए, अलग अलग स्थानों से उसको इकट्ठा एक जगह आप किसी एक पेज में एक नोट्स के रूप में उसका संकलन कर लें और उसको बार बार दोहराव करें, और उस सब्जेक्ट के अनुसार जो जिस विषय से संबंधित निबंध हो उस निबंध में उस स्तर का जो है कोट यूज करें, प्रयोग करें। जी सर। सर जानना चाहेंगे एक साथ में जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सर स्टैंडर्ड बुक के अलावा कैसे इनमें नोट्स बनाने को ध्यान रखें, कैसे इनकी तैयारी करें सर, इसके लिए कुछ बताएं। स्टैंडर्ड बुक के अलावा आपने प्रश्न पूछा है तो नोट्स के लिए मैं कहूँगा जितने भी चारों पेपरों में, अब अगर एथिक्स को अलग कर दिया जाए, 3 सब्जेक्ट को कहा जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर को, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में ये ध्यान में रखें स्टैंडर्ड बुक के अलावा, स्टैंडर्ड बुक में पढ़ करके और बेसिक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में इतर नोट्स आप जब अगर स्वयं का बनाएं तो ये ध्यान में रखें हर सब्जेक्ट के अनुसार, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, IR, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज आप टॉपिक जो सिलेबस में है उस सिलेबस को उठाइए, सब्जेक्ट
के उस टॉपिक को गंभीरतापूर्वक उसको अध्ययन कीजिए, अवधारणा सारी आपकी मजबूत हो जाए, जब पूरी रूपरेखा स्पष्ट रूप से बन जाए तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, उसको सॉल्व करने के देखें कि आपसे बन जाता है, फिर नोट्स बनाएं और फिर अपने नोट्स वो सारे टॉपिक वाइज जो है नोट्स बना लें। नोट्स बनाने में क्या हो रहेगा, आपको पीटी में लाभकारी होगा और मेंस के पीरियड में बहुत कम टाइम ड्यूरेशन रहता है, कम टाइम में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना रहता है। उस रिवीजन टाइम में आपका जो नोट्स होगा वो वही कारगर साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे बिखरे हुए आपके जो तैयारी के दौरान अलग अलग जगह से पढ़े हुए होते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता है रिवीजन में, इसलिए वो नोट्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो बाद में आप बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक जब आपकी अवधारणा स्पष्ट बन जाए, रूपरेखा सब बन जाए, खूब क्लैरिटी हो जाए, फिर उसके बाद में कंसाइज आप क्या नाम है नोट्स बनाएं, वो लाभकारी रहेगा। अच्छा सर, जानना चाहेंगे आपका जो स्टडी रूटीन रहता था वो किस प्रकार रहता था? दिनचर्या मेरी आदत रही है अर्ली मॉर्निंग जल्दी में उठना, तो करीब मैं 3 से 4 के बीच में उठ जाता था और अर्ली जो नाइट में सो जाता था। तो दिनचर्या में करता था सुबह के टाइम, अच्छा अभी एग्जाम जैसे आया, पीटी का एग्जाम या मेंस का एग्जाम, तो कोशिश ये करता था सुबह के टाइम में मैं टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना, चाहे वो मेंस की हो पीटी की हो। अगर एग्जाम का टाइम पीरियड 1-2 महीने का नहीं है तो उससे सामान्य दिनों में मेरी दिनचर्या रहती सुबह के टाइम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैं जो मेरी जो वैकल्पिक विषय रहता था उसको मैं पढ़ता था और उसको पढ़ने के बाद में फिर 3 से 4 घंटे के बाद में नेक्स्ट जो अगला जो सेट था, पैटर्न था सेट में, अगले सेट में फिर जीएस के सब्जेक्ट को मैं पढ़ता था। उसके बाद में शाम के टाइम जो मेरी दिनचर्या का जो अंतिम भाग होता था उसमें मैं पीटी के और मेंस के डेली मैं आंसर राइटिंग करता था 1-2 प्रश्न का, उसके बाद में जो पीटी का के भी प्रश्न को मैं सॉल्व करने का प्रयास करता था। ये मेरी दिनचर्या रहती थी। अच्छा सर, जानना चाहेंगे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल सर आप देखते थे पहले, फॉलो करते थे? हाँ, बहुत सारी यूपीएससी डेली न्यूज़ चैनल के माध्यम से अनेक सारी सूचनात्मक ज्ञानवर्धक चीज़ें तो मिलती थी और इसके माध्यम से काफ़ी सटीक जानकारी प्राप्त होती थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कई जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो मुझे इसके माध्यम से निरंतर रेगुलर रूप से और सही समय पर मिलती रहती थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे कि आपका जो जैसे आप सोशल मीडिया में सर किस प्रकार देखते हैं सर, क्योंकि आप पढ़ाई करते समय इंसान थोड़ा बोरियत फील करने लगता है, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप कैसे क्या करते थे सोशल मीडिया में, और किसी इंटरटेनमेंट में आप क्या करते थे? सोशल मीडिया का जहाँ तक आप इंटरटेनमेंट, आपके 2 प्रश्न एक में मिले हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का मैं एक बहुत नियंत्रित उपयोग इसका करता था। सोशल मीडिया में ज़्यादातर टेलीग्राम चैनल मेरा पर एक्टिव था, वहाँ से मुझे रिसोर्सेज इधर उधर से मिल जाया करते थे, तो उसका सदुपयोग करता था। व्हाट्सएप का बहुत कम उपयोग करता था, जो केवल जो आवश्यक मुझे लगता था वो उपयोग करता था। और जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा था मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट होने के लिए मैं कहूँगा कि आप योगा प्राणायाम ये बहुत आवश्यक चीज़ है। मेरी दिनचर्या, पहला प्रश्न आपने पूछा था तो उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि योगा प्राणायाम आसन दिनचर्या में ये मेरा आवश्यक अंग था। 40 से 50 मिनट रहता था। इससे क्या होता था कि हमें ऊर्जा हमारी संपूर्ण रूप से बनी रहती थी, हमें आत्मविश्वास बना रहता था, सकारात्मकता, आशावादिता, ये सब जो है पढ़ाई के दौरान बीच बीच में जो निराशावादिता थी उसको खत्म करने में और आशावादिता को का संवर्धन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सर आपका 2 मिनट समय और लेना चाहेंगे कि सर जैसे अभी पीसीएस 2023 का जो एग्जाम है काफी कम दिन बचा है और वीडियो हो सकता है थोड़ी आगे पीछे जाए व्यूअर्स के पास में, तो 24 के लिए सर 2 मिनट का समय देकर के आप अपनी स्ट्रेटेजी सर बता दें कि कैसे छात्र पढ़ें पीसीएस 2024 के लिए सर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 18 के बाद में फिर से एक बार पुनः जो है इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, ऑप्शनल भी हट गया। जी। तो इसमें ये अब नए सिरे से हमें ये फोकस करना है, ध्यान देना है कि अब हमारे ह्यूमैनिटीज़ और नॉन ह्यूमैनिटीज़ के बीच में जो बहुत बड़ा जो आपस में बहुत बड़ा डिबेट पहले विमर्श हुआ करता था वो समाप्त हो चुका है। अब दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है। तो हमें क्या काम करना है, अगर अच्छी रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उत्तर प्रदेश विशेष के जो प्रश्न पत्र संख्या 5 और 6 जोड़ा गया है 5th और 6th को, इसको अच्छे ढंग से क्या करें, इस पर ध्यान दें। पीटी में भी प्रश्न खूब अच्छे ढंग से पूछे जाएंगे, इस बार भी उसमें रिफ्लेक्शन दिखेगा पीटी में 23 में। 24 के लिए आप करें, ध्यान ये दें कि 5th और 6th पेपर को अभी से अपने रूटीन में शामिल करें, डेली रूटीन में, क्योंकि ये 400 मार्क्स का है, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, इसकी गंभीरता को समझा जाए। अधिक से अधिक अंक लाने, हिंदी माध्यम के छात्रों से एस्पिरेंट को मैं खास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर है
इनको गंभीरतापूर्वक डेली रूटीन में इसको शामिल डेली पढ़ें, कम समय जो भी 1 आधा घंटे का समय दें उसको ढंग से पढ़ें। और चारों जीएस के पेपर हैं, जीएस के पेपर को जैसे आपका पूर्व में जो आपकी जो 23 के पहले सिलेबस चेंज होने के पहले रूटीन था उसी रूटीन को आप आगे जारी रखिए। ये दोनों पेपर को उसमें शामिल करिए अच्छे तरीके से। ये सर मेंस का हो गया सर, प्री के लिए क्या रणनीति अभी वो कर सकते हैं सर? पीटी के लिए रणनीति में आप ये करें कि मैं भारांश आप देखेंगे तो भारांश में पाएंगे कि विज्ञान के जो उसकी प्रश्नों की संख्या रहती है 20 से 30 के बीच में रहती है, ठीक ठाक। तो इसको इग्नोर ना करें, इसमें पूरी सिद्धस्तता पूर्वक जो है इसमें अपने इसमें सिद्धस्त हों। उसमें जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, इसकी संख्या काफ़ी रहती है, इसमें ध्यान रखें। दूसरा, उत्तर प्रदेश विशेष, इसके प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, निश्चित तौर पर 10 से ऊपर होंगे, इसको इग्नोर ना करें तो बेहतर रहेगा। अभी से इसकी तैयारी इसमें शामिल करें। तीसरा, हिस्ट्री के इतिहास में होता क्या है, मैंने ये पाया है कि जो प्राचीन इतिहास है इसके प्रश्नों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो इसको इग्नोर ना करें। एंशिएंट हिस्ट्री को क्या काम होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में तो खूब ध्यान देते हैं एस्पिरेंट, लेकिन जो ये प्राचीन इतिहास है वो मध्यकालीन इतिहास, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी से शुरू क्या काम करें कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास इसको अच्छे से तैयारी में अपने शामिल करें, उसको खूब ढंग से पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें। करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पर क्या करें, पर डे, प्रतिदिन जो है आप उसको देखते रहें, ध्यान देते रहें, जिससे कि बाद में अगर कोई मैगजीन, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो या बाद में घटनासार वगैरह अगर देख रहे हो लास्ट टाइम में, तो उनको बहुत ज़्यादा उसमें तनाव की स्थिति में ना अपने आप को पाएं। जब इधर से प्रतिदिन अगर करंट अफेयर्स को अपने तैयारी में शामिल रखेंगे, अपनी दिनचर्या, तैयारी वाली दिनचर्या में, तो उनके लिए सहजता हो जाएगी लास्ट में। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि जो टेस्ट सीरीज होता है ये छात्र स्टार्ट से भी लगाएं या प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज दोनों, या फिर किसी कोई एक समय होता है इनका लगाने का सर? टेस्ट सीरीज में पीटी और मेंस का अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी विषय और टॉपिक खत्म हो जाए तो विषय की समाप्ति के बाद में आप पीटी का प्री का टेस्ट सीरीज उसको लगाएं विषय की समाप्ति के बाद में। और ये 2-3 महीना, जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का एग्ज़ाम हो, उसके 2 से 3-4 महीना पहले टेस्ट सीरीज को आप क्या करें, उसको नियमित रूप से लगाना नियमित रूप से उसको करना शुरू कर दें। मेंस के लिए क्या काम करें, मेंस के लिए प्रतिदिन प्रीवियस PYQ जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आयोग को के आपका 18 से उपलब्ध है 5 वर्ष का इधर का और यूपीएससी का, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम लिखे जाएंगे उसमें उस अभ्यास जो है उतना आपका बढ़ेगा। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन क्या करें, उसको 1, 2, 3 प्रश्न जो है उसकी संख्या अपने लिखने के क्रम में उसमें आदत के रूप में शामिल करें। अगला प्रश्न यह है कि जब आप पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए फिर उस सब्जेक्ट का फुल लेंथ का आप क्या करें, चाहे पीटी हो या मेंस हो, फिर क्या करें, उसका अभ्यास करें, टेस्ट सीरीज का अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आप में एक खुद का मूल्यांकन हो जाएगा और जो आपने विषय पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, उसमें कहाँ कमी है, कहाँ फॉल्ट हैं, फ्लॉज हैं, वो प्रॉस और कॉन्स वो मिल जाएगा, मूल्यांकन अच्छा खासा हो जाएगा। फिर अगले क्रम में क्या होगा, मूल्यांकन के बाद में फिर सुधार का क्रम होगा, फिर उसमें सुधार होगा। तो 2-3 जब ये लेयर जुड़ जाएंगे तो तैयारी आपकी पुख्ता और पक्का हो जाएगी। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय और हमारे लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आभार आपका। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी उसे मिस ना होने पाए। हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे पीसीएस 2021 से लेकर 22 के तमाम अधिकारी जुड़े हो जो कि निःशुल्क आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।